Welcome back. You're watching the Bay Street View with Arif Sheikh on Toronto360.tv. हमारे इस प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने इब्तिदा में आपको बताया, कि हम मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज के और ओवरऑल कैनेडियन एंड ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर बात किया करेंगे हर हफ्ते, और ऐसी मालूमात आप तक लाएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान भी होते हैं। आज के मेरे मेहमान हैं रवि केंग साहब, जो कि 15 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। पहले हिस्से में हमने उनसे एक ओवरऑल कैनेडियन इकॉनमी पे बात की, कुछ यूएस इम्पैक्ट और कैनेडियन इकॉनमी, हमारा बजट आया, उनको हमने हल्का हल्का टच किया। लेकिन इस सेगमेंट में मैं रवि साहब से कुछ जनरल बातें करना चाहता हूँ एक आम कैनेडियन के लिए। वो कैनेडियन जो कि हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है, 12 घंटे जॉब में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने फाइनेंसिस के बारे में इवन सोच सके। उनको मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है, इवन सोच सके। रवि साहब, और हम के शुरू में मैंने ये कहा था कि कनाडा का जो फाइनेंशियल, इसके बारे में बहुत कहा जाता है कि जो कैनेडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसको दुनिया का एक बेस्ट सिस्टम कहा जाता है। देखिए, हमारा जो RESP का प्रोग्राम है उसको स्विट्जरलैंड ने हमसे लिया। उन्होंने कहा कि आप दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम एनी कंट्री कैन हैव। लेकिन कनाडा के इसी सिस्टम के बारे में ये भी कहा जाता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इसमें इतने सारे इफ़ देन बट्स डाल दिए गए कि वो एक आम आदमी के लिए, अगर आम आदमी ना भी हो, 12 घंटे काम करके 6 दिन वो लगा हुआ, आपको पता है ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है इस मुल्क में। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है हर कैनेडियन के लिए कि उसका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो? और ये भी बताइएगा, मैं दूसरा सवाल भी कर दूं, चलिए मैं बाद में करूँगा, पहले इसका जवाब दीजिए मुझे। ऐसा है कि कनाडा इज़ अ वेरी गुड कंट्री। इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो आम आदमी को पता ही नहीं होते कई बारी, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेल ऑफ दीज प्रोग्राम्स। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स काफ़ी मतलब यू नीड टू टॉक टू समबडी। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है तो ही कैन रेकमेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास क्यों जाते हैं? ऐसा है जी आरिफ साहब, बात यह है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कार ख़राब होती है मैकेनिक के पास जाते हैं, लॉ की प्रॉब्लम होती है लॉयर के पास जाते हैं, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए ना? वही जाना चाहिए। हाँ जी। उससे अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट है और मैं चाहूँगा कि आज इसको ज़रा आप एड्रेस करें कि लोग कहते हैं कि जी फाइनेंशियल एडवाइज़र उसी को चाहिए जो रिच है या जो $200,000 एनुअल सैलरी कमा रहा है, या जिसके पास बहुत पैसा है। एक आम आदमी जिसकी एक नॉर्मल सैलरी है या नॉर्मल नेटवर्थ है, उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं चाहिए। कितना ट्रू है ये? वैसे तो मेरे हिसाब से टोटली फॉल्स है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो जिसके पास तो पैसे हैं वो तो कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी एंड यू कैनॉट कम अप विद दैट मनी टू सेव, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली अगर टैक्स सेविंग होगी या किसी भी तरह का प्लान होगा, मतलब पैसे तो लिमिटेड ही होते हैं आपके पास, एग्जैक्टली, है ना? तो बेसिकली यू नीड गुड एडवाइस एंड गुड प्रोडक्ट, गुड इन्वेस्टमेंट्स टू मेक श्योर कि जो उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। अच्छा, आप 15 साल से इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे क्लाइंट भी हैं आपके पास, एक बड़ी बुक को आप मैनेज भी कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आपके पास बहुत लेट आए एडवाइस लेने के लिए, उनको पहले आ जाना चाहिए था? कुछ मुझे रियल लाइफ एग्जांपल कुछ बताइए कुछ। हाँ, मेरे क्लाइंट हैं काफ़ी, जो कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो पहले खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें वो गलत कर रहे थे। दे वर नॉट यूजिंग ऑल द आइडियाज़ दैट आर अवेलेबल टू देम। तो जब से मैंने उनको टेक ओवर किया है तो द प्रोग्रेस इज़ अ लॉट, क्योंकि जो आइडियाज़ हमने यूज़ किए हैं उससे टैक्स बचाया, पहले टैक्स बचा के फिर उसको RRSP में डाला, RESP में डाला, तो they are much better off today than they were when they started. और यहाँ पर हमसे मुराद है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, हाँ जी, कि अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास होगा तो वो आपको बेटर गाइड करेगा, वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में, उसका काम ही है कि वो यही पढ़ रहा है, वो इन्हीं के बारे में जान रहा है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर नॉलेज रखता है, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है। उसमें एक्सपर्ट है। अच्छा, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि खुद पढ़ के या अपनी नॉलेज से अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकें? देखो सर,
होंगे 5 या 10% लोग ऐसे ज़रूर हैं जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, पैसे भी बनाते हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड होता है. And you need to have time You need to have a lot of time. You need to monitor everything every day. every day. So वो सबसे नहीं हो पाएगा ना. तो इसलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो हम खुद भी आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आइडियाज़ जो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको दे सकता है वो वैसे नहीं मिलेंगे आपको. अच्छा, ये कितना ज़रूरी है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्योंकि अमूमन जो हम देखते हैं, चलिए अगर हम साउथ एशियन कल्चर की बात करें हाँ जी. तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं आपको. हाँ जी. वो मार्केटिंग भी बहुत करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, उनकी ऐड भी बहुत चलती हैं. स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र होना ज़्यादा बेहतर है, या आप एक लाइफ इंश्योरेंस वाले से मिल लें, एक मॉर्गेज वाले से मिल लें, एक इन्वेस्टमेंट वाले से मिल लें? क्या कहते हैं इस हवाले से? वैसे तो जो जनरल एक्सपर्टीज़ तो होनी ही चाहिए एडवाइज़र के पास, लेकिन ही शुड नॉट बी टाइड टू वन प्रोडक्ट. इंडिपेंडेंट जो एडवाइज़र है वो ज़्यादा ज़रूरी है. वो सब आपको एडवाइस दे सकता है कि इंश्योरेंस के बारे में, RDSP, RESP सब के बारे में जो बात कर सकता है, वैसा एडवाइज़र चाहिए आपको. वैसा. हाँ जी. एक और बात, ये मिसकॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ. हाँ जी. क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल, हैविंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, हम उस पर बात कर रहे हैं. एक लोगों के जहन में ये है कि अगर मैंने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात की तो हो सकता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करना शुरू कर दे. हाँ जी. थोड़ा सा बताइए कैसे, हाउ द फाइनेंशियल एडवाइज़र आर बीइंग पेड, हाउ दे आर मेकिंग मनी, हाउ देयर फीसेस आर बीइंग पेड. बेसिकली ये जो सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है. अच्छा. तो इसमें हर चीज़ की लिमिट है. मतलब इसका मिसयूज़ हो सकता है, होता हो, लेकिन 90% लोग जो हैं, 90-95% एडवाइज़र हैं जो काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. तो फीस तो मतलब अगर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यू हैव टू मेक, बट क्लाइंट का ख्याल पहले रखें. कीप द क्लाइंट फर्स्ट, एंड उसके बाद आप फीस के मतलब बाद में सोचें. बाद में सोचें. मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट ये भी है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज जो हैं उनकी जो फीस है या जो कमीशन होता है, इट इज़ बीइंग पेड बाय द इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज. और अब जो रेगुलेटर्स ने चेंजेस कर दिए, आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द एडवाइज़र जो हैं वो तो पहले अपने क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि हाउ आर दे बीइंग पेड फॉर द सर्विसेज. लेकिन अब रेगुलेटर ने यहाँ भी कर दिया है कि आपको आपकी स्टेटमेंट्स पे, हर क्वार्टर पे जो स्टेटमेंट आती है वहाँ पे आपको ये एग्जैक्टली मालूम होगा कि आपके एडवाइज़र को कितना अमाउंट और क्या फ़ीस पे की जा रही है. मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम का मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप टैक्स फाइलिंग या टैक्स प्रिपरेशन का काम करते हैं तो आपको ये फ़ीस खुद देनी होती है. लेकिन अगर आप, समटाइम ये भी होता है कि आपने एक जनरल एडवाइस लेनी है और कोई प्रोडक्ट अपने एडवाइज़र से नहीं लेनी, तो एडवाइज़र डू सेल देयर टाइम, कि आप उनसे 1 घंटे का टाइम ले लेते हैं और वो आपको मालूमात दे देंगे और आपको कोई सर्विस नहीं ले रहे. लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो उनकी फीसिस जो हैं दोज आर कवर्ड बाय द कंपनीज, और आप उसको डायरेक्ट पे नहीं कर रहे होते, और वो तमाम डिस्क्लोज होती हैं, आपको बता दी जा रही होती हैं. तो इसी को मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ. ये जो चेंजेस आ रही हैं अब इंडस्ट्री के अंदर, रेगुलेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि लोगों में ये भी होता है कि जो हमारे पास जो एडवाइज़र आ रहा है वो हमें सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा है. उसे गवर्नमेंट ने कुछ टैकल किया हुआ है? किया तो है. देयर आर सम रूल्स. जो कमीशन वगैरह बनता है वो सारा स्टेटमेंट में आता है. सो दैट्स ट्रांसपेरेंसी की बात है. ट्रांसपेरेंसी की बात. हाँ जी. तो द क्लाइंट शुड नो कि कहाँ पैसे बन रहे हैं, कितने पैसे बन रहे हैं. तो मेन तो बात ये है ना कि एडवाइस जो है वो सही हो. एडवाइस सही होनी. हाँ जी. वो कमीशन पे बेस ना हो, वो क्लाइंट के ज़रूरत के बेस, ज़रूरत पर, नीड एनालिसिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे चाहिए क्या था और हम क्या दे रहे हैं. हम जब आने वाले दिनों में बात कर रहे होंगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट के बारे में, तो हम हर प्रोडक्ट के बारे में उसकी कमीशन पे भी उसी वक्त बात करेंगे. जब हम लाइफ इंश्योरेंस पे बात करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी
कमीशन पे किए जाते हैं, कैसे अदा किए जाते हैं, और एक एडवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसने आपको जब प्रोडक्ट देनी है तो उसने क्या क्या चीज़ों को देखना है। वो अननेसेसरी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देगा और किसी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस को इसलिए ब्रेक नहीं कर देगा कि वो उसको पसंद नहीं है या उसको ब्रेक कर देने से उसको ज़्यादा कमीशन मिल रहा हो। बहुत जैसे रवि साहब ने भी कहा कि इट्स अ वेरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री, और जब हम आने वाले प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे तो हम इन कमीशन स्ट्रक्चर्स पर और ये किस तरीके से काम करते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है, हम इसके ऊपर भी यकीनन आपसे बात कर रहे होंगे। रवि साहब, जाने से पहले किस एज में आपके ख्याल में, बड़ा सवाल है, मेरे पास भी लोग आते हैं बात करते हैं, किस एज में लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ फाइनेंस के बारे में बताना शुरू कर दें? व्हाट इज़ द एज, जिसको द एज कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो देखो सर, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो जब कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको पता होना चाहिए कि कितने पैसे लगे हैं। जी हाँ। लेकिन जब स्कूल जाने लगता है, जब 5th ग्रेड या 6th ग्रेड से, वैसे तो स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए ये बात लाइक, एंड दे आर नॉट डूइंग इट। किसी ने आज प्रपोजल, आज ही मैंने न्यूज़ पे सुना था, प्रपोजल किया था कि स्कूल में फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रवि किंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हैं कि आपके बच्चों को व्हेन दे फिनिश देयर हाई स्कूल शुड ब्रिंग टू मी, और व्हेन? वैसे तो उनके पास पैसे तो जब ही होंगे जब काम शुरू करेंगे, लेकिन एज पेरेंट्स दे कैन स्टार्ट गिविंग them a chance to learn about investing. And that should be start from right after the high school. Right after high school. Right after. पहले भी हो जाए तो अच्छा है। पहले भी हो जाए तो बुरा नहीं है। हाँ जी, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जब समझने लगते हैं बच्चे। खासतौर पे उनको क्रेडिट वगैरह के यूटिलाइजेशन के बारे में बहुत छोटी एज में बता देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने अब बहुत नोट किया कि मेरे पास बच्चे आए, हाँ जी, और मालूम चला कि वो उनको मालूम ही नहीं था, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया, पेमेंट नहीं की, डिले कर दी, लेट हुआ, उसमें और प्रॉब्लम आए। मैंने कहा ये मालूमात उनको जब वो इस द एज ऑफ मेजॉरिटी को टच करें, जब वो 18 साल की एज पर आएँ और वो क्रेडिट कार्ड अपना लेना शुरू करने पर आएँ, तो क्योंकि अब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो आके कियोस्क बन जाते हैं और वहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे होते हैं। हाँ जी, मैं यही बात करने लगा था कि जब मेरे बच्चे स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड, कि उनको पहले कुछ पता नहीं था कि लाइक हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेस। सो व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी, आपको पैसे मिलते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं और बर्सरी वगैरह भी मिलती हैं, तो हाउ डू यूज़ देम प्रॉपरली, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर एक दिन उससे मीटिंग बनाए, हाँ जी, अपने बच्चों को भी साथ ले जाइए। हाँ जी। रवि साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम सर। आप हमारे प्रोग्राम में आने वाले दिनों में और आपसे आने वाले हफ्तों में विल ट्राई टू ब्रिंग यू अगेन ऑन बोर्ड, और आपसे कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे। हाँ जी। व्यूअर्स, आज आपने हमारा पहला प्रोग्राम देखा, द बे स्ट्रीट व्यू विद आरिफ शेख। इसमें हमने ओवरऑल कोशिश की कि आपको एक थोड़ा सा एक ट्रेंड बताएं कि हमारा प्रोग्राम क्या होगा, लेकिन जो आने वाले दिन होंगे उनमें हम बहुत डिटेल बात किया करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करें। मिसाल के तौर पे हमारे प्रोग्राम के 2 हिस्से हुआ करेंगे। पहले हिस्से में हम किसी ओवरऑल जर्नल टॉपिक पे बात करेंगे, वो वर्ल्ड इकॉनमी से भी हो सकता है, वो कैनेडियन इकॉनमी से भी हो सकता है, वो हमारे बजट की बात हो सकती है, वो रियल इस्टेट ट्रेंड हो सकते हैं, वो मॉर्गेज इश्यूज हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ से बात हो सकती है, वो मार्केट के ड्रॉप्स पे बात हो सकती है, वो मार्केट के इंक्रीज पे बात हो सकती है, कोई भी किसी एक चीज़ पे हम बात कर रहे होंगे। और दूसरे हिस्से में हम किसी एक प्रोडक्ट को लिया करेंगे और उसकी कंप्रीहेंसिव डिटेल्स आपको बताएंगे, और बड़ी आसान लफ्ज़ों में, ताकि जब आप वो सर्विस लेने जाएं या आप उसको लेना चाहें तो आपको मालूम हो कि मुझे क्या सवाल करना है और मुझे कब से और कहाँ से जाके इस सर्विस को ख़रीदना होगा। हमारा ये प्रोग्राम आप लाइव देखते हैं एवरी वेडनेसडे शाम 7 बजे टोरंटो 360.tv के ऊपर, ये आपको हम ऑनलाइन दिखा सकते हैं। जादू टेलीविज़न, बोल्ड टेलीविज़न, उसके अलावा तकरीबन तमाम IP बॉक्सेस पे हमारा ये चैनल मौजूद है। हमारा ये प्रोग्राम रिपीट हुआ करेगा एवरी थर्सडे को दोपहर 1 बजे, सो 1 o'clock 1 PM आप दोपहर में ही प्रोग्राम एवरी थर्सडे को देखेंगे, और वीकेंड के ऊपर संडे वाले दिन 6 o'clock आप ये प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम की तरतीब दोबारा बता दूं, लाइव ये प्रोग्राम देखेंगे एवरी वेडनेसडे शाम को 7 बजे।
यू विल सी दिस प्रोग्राम रिपीट ऑन थर्सडे एट 1 PM एंड देन इसका जो थर्ड रिपीट होगा दैट विल बी ऑन द वीकेंड एवरी संडे एट 6 PM। सो इसके साथ ही प्रोग्राम का यहाँ पे अख्ताम करते हैं। कोशिश की कि आपको आज कुछ मालूमात पहुँचाए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Toronto 360.tv पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आरिफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।